स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्वाति में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे DLED या BTC फर्स्ट सेमेस्टर से जो आपका पेपर 2 है, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। इसमें से हम अति लघु 3 प्रश्नों को लेकर के बात कर रहे थे, जिसमें से पार्ट 1 में आपके 1 से 25 तक की प्रश्नों को लेकर के बात की जा चुकी है। आज के इस वीडियो में हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को लेकर के बात करेंगे। दोस्तों, अगर बात की जाए शिक्षण अधिगम के सिद्धांत की, तो ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके CDP के लिए। ठीक है, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो जितना हो सके DLED फर्स्ट सेमेस्टर को ज़रूर अच्छे से पढ़ें, क्योंकि इसमें से जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं ये आपके UP टेट, CTET और अदर स्टेट के जो भी टेट हैं उनमें भी जो CDP है आपका, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन शिक्षण अधिगम के सिद्धांत से देखने को मिलते हैं। तो जितना यहाँ पर बताया जा रहा है, आप DLED फर्स्ट सेमेस्टर के साथ साथ अदर भी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए पढ़ सकते हैं। ठीक है, पार्ट 1 में हम 1 से 25 तक के प्रश्नों को लेकर के बात कर चुके हैं। 2 में हम 26 से स्टार्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 26 है, अपूर्ण संप्रेषण एवं प्रभावी संप्रेषण में अंतर बताइए। तो इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने अपूर्ण संप्रेषण और प्रभावी संप्रेषण यानी एक तरफा संप्रेषण और दो तरफा या प्रभावी संप्रेषण को लेकर के बात की थी। अगर हम बात करते हैं अपूर्ण संप्रेषण की, तो यह आपका एक तरफा संप्रेषण होता है। इसमें क्या होता है कि एक सेंडर होगा, ठीक है, दूसरा क्या होगा, मैसेज होगा यहाँ पर यानी संदेश होगा और रिसीवर होगा। इतने के अलावा और चौथा कुछ भी नहीं होता है। ये अपूर्ण संप्रेषण या एक तरफा संप्रेषण कहलाएगा। यानी मैसेज भेजने वाला होगा, मैसेज खुद होगा और प्राप्तकर्ता होगा, उसमें कोई प्रभाव नहीं दिखेगा। जबकि प्रभावी संप्रेषण में क्या होता है कि पहला तो भेजने वाला हो गया, दूसरा मैसेज हो गया, तीसरा प्राप्तकर्ता हो गया और चौथा उस प्राप्तकर्ता का जवाब हो गया। ठीक है, तो इस तरह से वो दो तरफा संप्रेषण कहलाएगा यानी प्रभावी संप्रेषण। प्रश्न नंबर 27 है, संप्रेषण संबंधी बाधाएं कौन कौन सी हैं। अगर हम बात करते हैं संप्रेषण संबंधी बाधाओं की, तो संप्रेषण की प्रभावशीलता में संप्रेषण परिस्थितियों तथा वातावरण का बहुत महत्वपूर्ण हाथ होता है। वातावरण शोरगुल युक्त होता है तो संप्रेषण की प्रभावशीलता को बनाए रखना कठिन हो जाता है। इस प्रकार बहुत सी ऐसी परिस्थितियां तथा तत्वों की गिनती की जा सकती है जो संप्रेषण में रुकावट या रुकावटें डालती हैं। इन प्रकारों में पहला है, तो इसमें पहला पॉइंट है शिक्षक का उच्चारण स्पष्ट ना होना, यानी जो टीचर है सामने जो चीज़ें बता रहा है अगर वही सही से नहीं बताएगा, उच्चारित नहीं करेगा चीज़ों को, तो तथ्य स्पष्ट नहीं होगा, जिससे संप्रेषण में बाधा आएगी। सेकंड पॉइंट है बच्चों में रुचि का ना होना। अगर बच्चे में इंटरेस्ट नहीं है, रुचि का अभाव है, तो वो चीज़ों को नहीं सीख पाएगा और उसका संप्रेषण सही से नहीं हो पाएगा। थर्ड पॉइंट है शिक्षक का हाव भाव स्पष्ट ना होना। तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। शिक्षक का हाव भाव अगर स्पष्ट नहीं है तब भी संप्रेषण संबंधी बाधाएं आएंगी। साथ ही अन्य भी बाधाएं हो सकती है, जैसे संप्रेषण सामग्री की कमी, संप्रेषण माध्यमों की कमी, ठीक है, भाषा की कमी, प्राप्तकर्ता संबंधी कमियां, वातावरण जन्य कमियां। तो इस तरह से संप्रेषण संबंधी अनेक बाधाएं देखने को मिलती हैं। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे, प्रयोग प्रदर्शन विधि मुख्य रूप से किस कार्य के लिए उपयोगी है। अगर हम बात करें प्रयोग प्रदर्शन प्रविधि या विधि की, तो यह प्रविधि विज्ञान विषय में अधिक प्रयोग की जाती है, इसलिए विज्ञान की प्रयोगशालाएं बनाई जाती हैं। जब शिक्षण कार्य किसी वैज्ञानिक घटना की प्रकृति का स्पष्टीकरण करने के उद्देश्य से किया जाए तो उसके लिए यह प्रविधि अधिक उपयुक्त होती है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये विज्ञान शिक्षण के लिए अधिक उपयोगी बताई जाती है, क्योंकि विज्ञान शिक्षण में आप प्रयोगों द्वारा चीज़ों को सिद्ध करके बताते हैं, यानी प्रैक्टिकली चीज़ों को करके बताएंगे। प्रश्न नंबर 39 यानी 29 है, बाल केंद्रित शिक्षा क्या है अथवा बाल केंद्रित शिक्षा का क्या अर्थ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित है। इसमें शिक्षण का केंद्र बिंदु बालक होता है। ठीक है, इस विधि के अंतर्गत बालक की रुचियों क्षमताओं का ध्यान रखा जाता है, उसी को ध्यान में रखकर ही शिक्षण कार्य किया जाता है। इसमें व्यक्तिगत शिक्षण को अधिक महत्व दिया जाता है। स्वाभाविक रूप से अनुशासन स्थापित होता है इसमें, जिसमें बालक को स्वावलंबी बनाकर उसमें स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न की जाती है। इसमें बालक के द्वारा स्वयं किए गए कार्य से उसे मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है।
बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बालक को स्वयं करने के अवसर या स्वयं सीखने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बाल केंद्रित शिक्षा। प्रश्न नंबर 30 है, शिक्षण पद्धति के अंतर्गत डाल्टन योजना का प्रतिपादन किसने किया? तो शिक्षण पद्धति के अंतर्गत डाल्टन योजना का प्रतिपादन हेलन पारखस्ट ने किया था। अगर हम बात करते हैं डाल्टन योजना पद्धति की, तो इस पद्धति में बालकों को उनकी कार्य क्षमताओं के अनुसार बांट दिया जाता है और बालकों पर समय सारणी तथा परीक्षा का कोई बंधन नहीं होता। तो ये हो गई डाल्टन योजना या डाल्टन पद्धति। प्रश्न नंबर 31 है कि शिक्षण पद्धति में प्रथम बार बच्चों को लिखकर सिखाने की क्रिया में मांसपेशियों के संतुलन पर जोर दिया गया था। तो मॉन्टेसरी पद्धति में लिखकर सिखाने की क्रिया में मांसपेशियों के संतुलन पर जोर दिया गया था। अगर हम बात करें मॉन्टेसरी पद्धति को, तो इस पद्धति के जन्मदाता मारिया मॉन्टेसरी हैं। मॉन्टेसरी ने बालकों को अनेक वस्तुएं खेलने को देने की बात कही, जिसमें बालक खेल खेल में अनेक बातें सीख लेते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 32 है, बहुकक्षा शिक्षण क्या है? तो जब शिक्षण कार्य कई कक्षाओं के बच्चों को एक साथ बैठाकर किया जाता है तो ऐसा शिक्षण बहुकक्षा शिक्षण कहलाता है। बहुकक्षा शिक्षण शिक्षण की नई विधा है। ठीक है, तो इस तरह से बहुकक्षा शिक्षण में जो शिक्षण कार्य है वो छात्रों के व्यवहार का अवलोकन करने तथा उनके व्यवहार की मंद गति का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 33 है, प्लेवे पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लेवे पुस्तक के लेखक हेनरी कॉल्डवेल कुक है। इन्होंने ही खेल की शिक्षण प्रणाली को दिया। ठीक है, अगर हम बात करें हेनरी कॉल्डवेल कुक की। प्रश्न नंबर 34 है यानी 34 है, वीडी भाटिया के अनुसार प्रेरणा सिद्धांत क्या है? तो मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में प्रेरणा के सिद्धांत के बारे में बात की थी कि प्रेरणा बालक में रुचि पैदा करती है और जब वह एक बार किसी विषय में रुचि लेने लगता है तो वह उसे ध्यानपूर्वक पढ़ता है अथवा करता है। वह उसमें ध्यानमग्न होकर कोई कार्य करता है। इस प्रकार सीखने का कार्य आसान हो जाता है, चाहे वह आगे कठिन ही क्यों ना हो। ठीक है, प्रश्न नंबर 35 है, उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की दो विशेषताएं बताइए। तो उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की दो विशेषताएं पूछा है। उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की कई सारी विशेषताएं होती हैं, जैसे शिक्षण अधिगम सामग्री बिना लागत की होनी चाहिए, शिक्षण अधिगम सामग्री अल्प लागत की होनी चाहिए, शिक्षण अधिगम सामग्री बच्चों हेतु हानिकारक नहीं होनी चाहिए, शिक्षण अधिगम सामग्री बहुउद्देशीय होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से एक उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की कई सारी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। प्रश्न नंबर 36 है, किन्हीं 4 शिक्षण सूत्रों का नाम बताइए या नाम लिखिए। आप सभी जानते हैं शिक्षण सूत्रों की संख्या कितनी है? 11 है। ठीक है, यहाँ पर 4 पूछिए तो आप 4 ही लिखिए। तो पहला है सरल से जटिल की ओर, दूसरा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, तीसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर, चौथा है पूर्ण से अंश की ओर, पांचवा अनिश्चित से निश्चित की ओर, छठा है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, सातवां है विशिष्ट से सामान्य या उदाहरण से सिद्धांत की ओर, आठवां है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, नवां है मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर और 10वां है अनुभूति से युक्त या तर्कपूर्ण की ओर। लास्ट है 11वां प्रकृति का अनुसरण। तो इस तरह से शिक्षण सूत्रों की संख्या 11 है। यहाँ पर 4 पूछी है तो आप 4 ही बताएंगे। प्रश्न नंबर 37 है, कहानी सुनते समय शिक्षक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो कहानी सुनते समय या कहानी सुनाते समय यहाँ पर होगा, शिक्षक का संप्रेषण अच्छा होना चाहिए, उच्चारण शुद्ध व स्पष्ट होना चाहिए, कहानी की भाषा सरल व छात्र के मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। ठीक है, कहने का अर्थ है अगर एक शिक्षक कहानी सुना रहा है तो उसको इन सभी बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को कहानी और कविता का ही शौक होता है, तो इन बातों को आप विशेष ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 38 है, टीएलएम का पूरा नाम बताइए तथा इसकी उपयोगिता भी बताइए। अगर हम बात करते हैं टीएलएम यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण अधिगम सामग्री आप इसे हिंदी में कहते हैं। जब भी आप एक कुशल शिक्षण व्यवस्था की बात करती हैं तो उसमें आप टीएलएम यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ ज़रूर करेंगे। टीचिंग लर्निंग मटेरियल आप सभी जानते हैं, तो इसमें आपका
ऑडियो विजुअल एड्स यानी श्रव्य दृश्य सामग्री, श्यामपट्ट आ जाएगा यानी ब्लैक बोर्ड आ जाएगा, चौक, पॉइंटर, मार्कर, डस्टर, चार्ट पेपर, मॉडल आ जाएगा, ठीक है। और पाठ से संबंधित सामग्रियां आ जाएंगी, ठीक है, निर्जीव सजीव जो भी आप यूज़ करें। तो इस तरह से टीएलएम में आप कई सारी चीज़ें यूज़ करते हैं अपने शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षण में नवीनता और कुशलता लाने के लिए। इसमें उपयोग दिया है टीएलएम द्वारा कक्षा शिक्षण कार्य को प्रभावशाली एवं रोचक बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप टीएलएम को अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 39 है, सीखने में जब समस्या का समाधान अचानक आ जाता है तो वह सिद्धांत कौन सा होता है? तो यह सिद्धांत सूझ का सिद्धांत कहलाएगा। अगर हम बात करें सूझ के सिद्धांत की, तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन वुल्फगैंग कोहलर इनके साथियों ने मिलकर, यानी जिसे आप गेस्टाल्टवादी के नाम से जानते हैं, ठीक है, 4 लोगों ने मिलकर किया था। अगर हम बात करते हैं सूझ के सिद्धांत की, तो इस सिद्धांत का प्रयोग जो है वन मानुष यानी जिसका नाम सुल्तान था उस पर किया गया था। यह पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित है। इस सिद्धांत को गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, सूझ के सिद्धांत के नाम से जानते हैं, और अधिगम का समग्र सिद्धांत इसके नाम से भी जानते हैं। प्रश्न नंबर 40 है, पीटीए तथा एमटीए का पूरा नाम बताइए। तो पीटीए का पूरा नाम पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन यानी अभिभावक अध्यापक संघ, और एमटीए का फुल फॉर्म है मदर टीचर एसोसिएशन यानी मातृ अध्यापक संघ है। तो ये फुल फॉर्म वगैरह आप ज़रूर याद कर लीजिए, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 41 है, गतिविधि से आप क्या समझते हैं? तो गतिविधि व रुचिकर ढंग है जो अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाता है। गतिविधि द्वारा दिया गया ज्ञान स्थायी होता है। प्रश्न नंबर 42 है, शिक्षण कौशल से आप क्या समझते हैं? तो शिक्षण कौशल वह आधार है जिससे अध्यापक शिक्षण कार्य प्रभावी तथा रोचक ढंग से संपादित करता है। गेज ने अपनी परिभाषा में लिखा है कि शिक्षण कौशल एक विशेष अनुदेशन क्रिया है जिसका प्रयोग अध्यापक अपने कक्षा में करता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 43 यानी 43 है, अपेक्षित अधिगम प्रतिफल क्या है? तो प्रश्न 43 में कहा है अपेक्षित अधिगम प्रतिफल। कहने का अर्थ है, अपेक्षित का अर्थ है निर्धारित न्यूनतम दक्षताएं जिनकी आशा की जाए। अधिगम का अर्थ है सीखना, स्तर का अर्थ है उपलब्ध स्तर। इस तरह से अपेक्षित अधिगम स्तर का अर्थ है कि प्रत्येक कक्षा व विषय के लिए निश्चित न्यूनतम दक्षताओं को प्रत्येक बच्चा निश्चित रूप से प्राप्त करे। अपेक्षित स्तर की संप्राप्ति के लिए 3 अधिगम अनुभव हैं जो इस प्रकार हैं: ज्ञानात्मक अधिगम अनुभव, भावात्मक अधिगम अनुभव और क्रियात्मक अधिगम अनुभव। यानी सीखने का जो स्तर है वो न्यूनतम अधिगम स्तर पर आधारित है, ठीक है। प्रश्न नंबर 44 है, किन्हीं 4 शिक्षण प्रविधियों का नाम बताइए। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, शिक्षण प्रविधियां शैक्षिक क्रियाओं के संचालन का एक विशिष्ट अंग है। शिक्षण प्रविधियां कई प्रकार की देखने को मिलती हैं, जैसे प्रश्नोत्तर प्रविधि, वर्णन प्रविधि, स्पष्टीकरण प्रविधि, उदाहरण प्रविधि, प्रयोग प्रदर्शन प्रविधि, भ्रमण प्रविधि, गतिविधि प्रविधि, कहानी प्रविधि, विवरण प्रविधि, व्याख्यान प्रविधि। तो इस तरह से इन सभी शिक्षण प्रविधियों के प्रयोग से शिक्षण कार्य को रुचिकर बनाया जा सकता है, ठीक है। ये शैक्षिक क्रियाओं के संचालन का एक विशिष्ट अंग मानी जाती है। यहाँ पर 4 पूछे तो आप 4 बता सकते हैं अपने हिसाब से। प्रश्न नंबर 45 है, शिक्षण की किन्हीं 4 नवीन विधाओं का नाम बताइए। तो यहाँ पर पहला है बाल केंद्रित शिक्षण। मैंने बताया था कि आप बालक को केंद्र बिंदु मान करके शिक्षण प्रक्रिया को चलाएंगे। दूसरा है उपचारात्मक शिक्षण। इसमें क्या है, बच्चों की समस्याओं का पता लगा करके, ठीक है, कि उन्हें क्या दिक्कत है, क्या समस्या आ रही सीखने में, उसका उपचार करेंगे। तीसरा है दक्षता आधारित शिक्षण। दक्षता आधारित शिक्षण उस शिक्षण को कहते हैं जिसमें शिक्षक जब शिक्षण कार्य करता है तो वो विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से टीएलएम का प्रयोग करते हुए बालकों में दक्षताओं का विकास करता है। लास्ट है सहगामी शिक्षण, और सहगामी शिक्षण के अंतर्गत जो पाठ के साथ साथ चलती हैं, ठीक है, ये हो गई सहगामी शिक्षण।
तो इस तरह से यहाँ पर हमने बात की 45 नंबर प्रश्न को लेकर के। 46 यानी 46 है, टीएलएम के लिए कितनी धनराशि देय होती है? तो प्रत्येक विद्यालयों में टीएलएम के लिए 500 रुपये की धनराशि देय होती है। प्रश्न नंबर 47 है, बीआरसी का पूरा नाम क्या है? तो ब्लॉक संसाधन केंद्र बीआरसी का पूरा नाम है। 48 है, डाइट का पूरा नाम लिखिए। डाइट का पूरा नाम है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। प्रश्न नंबर 49 देखेंगे, एनपीआरसी प्रमुख को क्या कहते हैं? तो एनपीआरसी का पूरा नाम है न्याय पंचायत संसाधन केंद्र। 50 नंबर प्रश्न है, एनपीआरसी प्रमुख को क्या कहते हैं? तो एनपीआरसी प्रमुख को संकुल प्रभारी कहते हैं। इन सभी को डिटेल में लेकर के बात नहीं कर सकते क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इन सभी के फुल फॉर्म को आप ज़रूर याद कर लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में सिर्फ फुल फॉर्म पूछता है और ज़्यादा कुछ भी नहीं। प्रश्न नंबर 51 है, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष जो होगा वो ग्राम प्रधान होगा, जबकि सचिव प्रधानाध्यापक होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 52 है, ग्राम शिक्षा समिति का सचिव, देखिए यहाँ पर पूछ लिया है कौन होता है, तो ग्राम शिक्षा समिति का सचिव प्रधानाध्यापक होता है। 53 है, राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ है? तो राज्य शिक्षा संस्थान इलाहाबाद में है, यानी यूपी में। प्रश्न नंबर 54 है, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ है? तो राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान पूछा, ये भी आपका इलाहाबाद में है, ठीक है। प्रश्न नंबर 55 है, राज्य हिंदी संस्थान कहाँ है? तो राज्य हिंदी संस्थान वाराणसी में है। प्रश्न नंबर 56 यानी 56 है, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान कहाँ है? आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान ये भी आपका इलाहाबाद में, ज़्यादातर आपका इलाहाबाद में ही ये संस्थान देखने को मिल रहे हैं। 57 नंबर प्रश्न है, मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग कहाँ है? तो मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग इलाहाबाद में स्थित है। 58 नंबर प्रश्न है, राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान कहाँ है? तो राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान लखनऊ में है। 49 नंबर है प्रश्न, राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ है? राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ में है। प्रश्न नंबर 60 यानी 60 है, सीमैट कहाँ है? तो सीमैट इलाहाबाद में है। आज के इस वीडियो में है प्रश्न नंबर 60 पे रुकेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को लेकर के बात की जाएगी। तो उम्मीद है आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद स्वाति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर स्टडी विद स्वाति नाम से आप जब सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपको सभी वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाता है। ऑल नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you friends, keep watching and share to others.